तो आप सभी का YouTube चैनल NCERT एजुकेशन 47 में स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान, जिसमें आज लेसन चलेगा आपका सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप्य गति। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहली डेफिनेशन क्या है बच्चों? अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ठीक है बच्चों, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूरी, समय, चाल, ताप, ये सब क्या है बच्चों? अदिश राशियाँ। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सदिश राशि। ठीक है, एक होती है अदिश राशि और एक होती है सदिश राशि। तो सदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती है। ठीक है बच्चों, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, अर्थात जिसमें वह राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशि कहलाती है। ठीक है बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए आप लोग, नेक्स्ट एक नोट देखिए आप लोग, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अदिश राशियों का जोड़ना व घटाना गणित के साधारण नियमों से किया जा सकता है, जबकि सदिश राशियों को ज्यामिति विधि से जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, जो अदिश राशि है उन्हें आप क्या कर सकते हो? जोड़ सकते हो, घटा सकते हो गणितीय रूप में। ठीक है, लेकिन जो अदिश राशि हैं उन्हें केवल आप कैसे करोगे? ज्यामिति विधि से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों को तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस तीर को वेक्टर कहते हैं। ठीक है बच्चों, आपको देखा होगा जब किसी के ऊपर ये एरो आ जाता है तो ये मतलब दर्शाता है आपको वेक्टर। ठीक है बच्चों, इस तीर की बात कर रहे हैं हम लोग। इस तीर की लंबाई उस राशि के परिमाण को तथा नोक राशि की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक है बच्चों, आपको याद रखना है, ये जो लंबाई होती है उसकी, ये तो उसके परिमाण को बताती है, और जो ये एरो आ जाता है आगे, ये उसकी दिशा को बताता है। तो ये परिमाण और ये आपकी दिशा, तो वह राशि जिसमें परिमाण व दिशा होते हैं क्या कहलाती है? सदिश राशि। अब आगे देखिए बच्चों, वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली है समान वेक्टर। ठीक है बच्चों, समान वेक्टर क्या होते हैं? सभी समांतर वेक्टर जिनकी लंबाई और दिशा समान होती है समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वेक्टर ए बराबर है वेक्टर बी के। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए विपरीत वेक्टर। सेकंड डेफिनेशन है विपरीत वेक्टर। ऐसे समांतर वेक्टर जिनका परिमाण तो समान है परंतु दिशा विपरीत है। ऐसे समांतर वेक्टर जिनका परिमाण तो समान है परंतु दिशा विपरीत होती है, विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। जैसे ये देखिए, ए वेक्टर ऐसे बना हुआ है और वेक्टर बी ऐसे बना हुआ है, परिमाण दोनों का समान है लेकिन एरो जो है विपरीत दिशा में है, अर्थात इनकी जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए वेक्टर ए, ठीक है, बराबर वेक्टर बी, लेकिन माइनस क्यों आया? क्योंकि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न है, अलग है, विपरीत है। अब आगे देखिए थर्ड, एकांक वेक्टर। वह वेक्टर जिसका परिमाण एक होता है। ठीक है बच्चों, ये एक लिखा हुआ है यहाँ पे, एक होता है, एकांक वेक्टर कहलाता है। इसे ए कैप, ये ऊपर देखिए यहाँ पे ए कैप, इसे ए कैप से दर्शाते हैं। ठीक है बच्चों, ए कैप से दर्शाते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मापांक। ये याद रखना है बच्चों आपको, क्वेश्चन जब हम करेंगे फिजिक्स के तो
ये इसी फॉर्मूले से करेंगे एकांक वेक्टर के, ठीक है बच्चों, और बढ़िया फॉर्मूला है बहुत। अब आगे देखिए नेक्स्ट, लंब कोणीय एकांक सदिश, ठीक है बच्चों। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टरों को लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहते हैं। इन्हें क्रमशः आई, जे, के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। इन तीनों का परिमाण एक होता है। आई का मापांक, जे का मापांक, के का मापांक बराबर 1। ध्यान रखना है आपको बच्चों, जो लंबकोणीय वेक्टर होते हैं आपके आई, जे, के, और इन तीनों का जो मापांक होता है वो एक होता है, ठीक है। अब आगे देखिए शून्य वेक्टर। तो शून्य वेक्टर क्या होता है बच्चों? वह वेक्टर जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य वेक्टर कहलाता है। अब आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट, दो वेक्टरों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से पढ़ना है आपको। यदि दो वेक्टरों को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी उस चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा, ठीक है बच्चों। चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। माना दो वेक्टर ए व बी परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है बच्चों, परस्पर थीटा कोण पर झुके हुए हैं। इन्हें परिमाण और दिशा में समांतर चतुर्भुज ओ पी क्यू एस की संलग्न भुजाओं से, ठीक है बच्चों, संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए ये आपके पास ओ पी क्यू एस, ठीक है बच्चों, ये आपके पास समांतर चतुर्भुज है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है बच्चों, और यहाँ से एक आप ऐसे मिला दोगे इसको, ठीक है, ये एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दोगे इसको तो एक त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये चित्र देख लीजिए। दो वेक्टर लिए हमें ए और बी जो थीटा कोण पर झुके हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए बच्चों यहाँ पर इस चित्र से, ठीक है बच्चों, चित्र से देखिए आप लोग, क्यू ई जो लंब है वो ओ ई पर है, ठीक है बच्चों। क्यू ई देखिए, ध्यान से चित्र देखिए दोबारा, क्यू ई, ये जो क्यू ई है बच्चों ये लंब है ओ ई पर। कहाँ है ओ ई? देखिए ये ओ ई ये रहा, तो ये लंब है किस पर? ओ ई पर, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है। अब त्रिभुज ओ क्यू ई में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ ई का स्क्वायर प्लस क्यू ई का स्क्वायर। तो आगे देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन से ओ क्यू का स्क्वायर बराबर होगा, ओ ई को क्या लिख सकते हो बच्चों आप? ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चित्र से किया बच्चों। अब क्यू ई स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ओ क्यू स्क्वायर, अब देखिए बच्चों ये आप ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल दोगे। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, देखिए देखिए आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर लिखे हुए हैं ये नहीं लिखे हुए हैं, इसमें गलत है बच्चों, ठीक है। आपको ये नहीं लिखने के, केवल आपको क्या लिखना है? ओ पी प्लस पी ई, ठीक है बच्चों। तो आपका ये बन जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये एज इट इज रहेगा आपके पास, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई। अब ओ ई स्क्वायर प्लस पी ई स्क्वायर का क्या किया बच्चों हमने? यहाँ से देखिए आप, ये होता है पी क्यू स्क्वायर के बराबर, ठीक है, चित्र से। अब समीकरण नंबर 1 आ गई हमारे पास। अब पुनः त्रिभुज क्यू पी ई में, तो कोस थीटा बराबर होता है पी ई बटे पी क्यू। कैसे बच्चों? कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है बच्चों, उस फॉर्मूले से। तो पी क्यू की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, तो पी क्यू कोस थीटा बराबर हो जाएगा पी ई, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में पी ई का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 ओ पी इंटू पी ई का मान क्या रख दें यहाँ पे? पी क्यू कोस थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए आपके पास ओ पी जो है वो ए स्क्वायर है,
ठीक है। और पी क्यू क्या है बच्चों आपके पास बी स्क्वायर है। ओ पी आपके पास देखिए 2 ओ पी तो आपके पास ए है, पी क्यू आपके पास बी है, कोस थीटा जुका तू। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इस आर ओ क्यू जो है आपके पास ये रिजल्टेंट है आपके पास आर। मैं चित्र से दोबारा दिखाऊंगा आपको। ठीक है। तो आर बराबर आ जाएगा आपके पास √a² प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है बच्चों। एक बार आप चित्र देख लीजिए। ये यहाँ पे बच्चों आपका जो आर है वो ये है। ठीक है बच्चों। यहाँ पे आपको आर लिखना है इसमें, ये आपका रिजल्टेंट होता है। ठीक है। तो ये आपको आर लिखना है। अब आगे देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी फॉर्मूले से थोड़ा सा और देख लेंगे बच्चों। परिणामी की दिशा, परिमाण की दिशा। ठीक है। tan बीटा बराबर क्यू ई बटे ओ ई। ठीक है। tan बीटा बराबर क्यू ई बटे ओ पी प्लस पी ई। ठीक है बच्चों। कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं आप? इस वाले में। ठीक है। अब देखिए आप tan बीटा बराबर ये पी क्यू ओ ई बराबर है आपका, यहाँ से इसी से देखिए नोट में रखा है हमें। ओ क्यू ई बराबर आ जाएगा आपका पी क्यू साइन थीटा, ये लिख दिया। ओ पी बराबर देखिए झुका तो पी ई आपके पास कितना है पी क्यू साइन थीटा, ये लिख दिया आपको। ठीक है बच्चों। tan बीटा बराबर तो पी क्यू आपके पास बी है भाई साइन थीटा, ओ पी आपके पास ए है और पी क्यू आपके पास बी है कोस थीटा। तो ये आपके पास tan बीटा बराबर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। किसी तल में वेक्टरों का वियोजन, वेक्टरों को जोड़ने की विपरीत क्रिया का नाम वेक्टरों का वियोजन है। यदि हम किसी दिए हुए वेक्टर को किसी तल में ऐसे दो वेक्टरों में वियोजित करें जिनका संयुक्त प्रभाव दिए हुए वेक्टरों के समान हो तो इन वियोजित वेक्टरों को दिए हुए वेक्टरों के घटक कहते हैं। ठीक है बच्चों। वेक्टरों के घटक कहते हैं। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर ये आपके पास एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इसलिए ये वेक्टर ए वाई हो जाएगा और ये वेक्टर ए एक्स हो जाएगा। तो ये थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है भाई। ये वेक्टर ए है तो आपके पास आ जाएगा वेक्टर ए बराबर ए वेक्टर ए एक्स वेक्टर प्लस के ए वाई वेक्टर। ठीक है बच्चों। ए एक्स को कहते हैं हम क्षैतिज। ठीक है। ये क्षैतिज है और ये जो सीधा खड़ा हुआ है ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सॉरी वर्टिकल। ठीक है बच्चों। अब देखिए ए एक्स यहाँ पे अलग से लिखा हुआ भी है। ए एक्स जो है वो क्षैतिज घटक है, ए वाई जो है आपका ऊर्ध्वाधर घटक है और वेक्टर ए लंबवत घटक है। ठीक है बच्चों। तो आपके पास ये आ जाएंगे बच्चों ए एक्स बराबर ए कोस थीटा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। आपको एक याद रखनी है बात बच्चों, साइन जो मैथ्स में एक चैप्टर होता है साइन कोज्या, तो साइन कोज्या से ये होता है ये जो लाइन है आपके पास इससे थीटा कोण पर झुकी हुई है, तो जिसके साथ थीटा कोण बना हुआ होता है उसके साथ कोस आता है और जिसके साथ थीटा नहीं बना होता है उसके साथ साइन आता है। तो इस ए वाई के साथ साइन आ जाएगा, ए एक्स के साथ कोस आ जाएगा। ये ट्रिक आप याद रखना भाई। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। देखिए बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो नए बच्चे हैं वो चैनल का लाभ उठा सके। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।